हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 9 वैश्वीकरण का सॉल्यूशन देखेंगे। ये लास्ट वीडियो है और इन हमारी जो दो बुक है क्लास 12th में, ठीक है, फर्स्ट है समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो उन दोनों का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वीडियो के एंड के बाद आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर विज़िट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको रीड करना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। पहला है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो पार्ले जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? तो वैश्वीकरण में सबसे अधिक प्रभावित जो है वो निर्धन लोग हुए, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय नियमों का, यहाँ निगम है, ठीक है, निगमों का विस्तार हुआ, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बड़ी है। तो इस तरीके से सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। रिक्त स्थान देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई? तो 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने की प्रमुख भूमिका है? तो ये काम किया है प्रौद्योगिकी ने, ठीक है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार थे? तो नई विश्व व्यवस्था जो थी वो जॉर्ज बुश जो थे वो थे। उसके बाद नेक्स्ट है, एशिया का राष्ट्र जो G8 का समूह सदस्य है? तो एशिया का जो जापान है वो समूह का सदस्य है G8 का। इस तरीके से रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। सही जोड़ी की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यापार में विदेशी निवेश छूट करने की नीति को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आर्थिक उदारीकरण। उसके बाद वैश्वीकरण के समक्ष चुनौती क्या है? तो यह है प्रतियोगिता की बजाय रखना। उसके बाद WTO का मुख्यालय कहाँ है? जो WTO है उसका मुख्यालय जेनेवा में। उसके बाद वैश्वीकरण का अन्य चर्चित नाम तो भूमंडलीकरण, और वैश्वीकरण में अग्रणी देश कौन सा रहा? तो सिंगापुर। तो इस तरीके से सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। बढ़ते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी? तो वही 1991 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रिक्त स्थान में भी आया, सही विकल्प में भी आया, और अब एक शब्द एक वाक्य में भी आ रहा है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे पूछा गया है कि WSF, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड था इसलिए एरर हो चुकी है वहाँ पे। WSF क्या है? तो WSF का पूरा नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो किसानों व औद्योगिक मजदूरों, सॉरी, आंसर रहेगा तकनीकी ज्ञान व पूंजी का विकास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया? तो एक तो किया किसानों ने, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था, और दूसरा किया औद्योगिक जो मजदूर है, तो क्योंकि वैश्वीकरण के कारण हुआ क्या है, औद्योगिक मजदूरों की जगह रोबोटिक सिस्टम मशीनें आ गई, तो उनकी मजदूरी ख़त्म हो गई, उनका श्रम ख़त्म हो गया, तो इन्होंने विरोध किया है। उसके बाद कौन से प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी? तो जो PV नरसिम्हा राव है उन्होंने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, PV नरसिम्हा राव, ठीक। चलिए, इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सत्य असत्य का चयन करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है? तो जी हाँ, सत्य। उसके बाद प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करती है? तो जी हाँ, इसका भी सत्य। उसके बाद वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ? तो ऐसा नहीं है, असत्य। उसके बाद वैश्वीकरण से तात्पर्य विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आर्थिक साम्राज्य की स्थापना करना है? जो वैश्वीकरण है उसका मतलब ये है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद
भारत 1985 में भूमंडलीकरण से जुड़ा, तो जी नहीं, इसका भी ये भी असत्य है। तो ऊपर के 2 सत्य, बाकी 3 नीचे के असत्य। तो इस तरीके से सत्य असत्य भी कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो इसमें 2 अंक के क्वेश्चन हैं और शब्द सीमा इनकी 30 होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब किसी देश के विभिन्न राष्ट्रों के साथ, जब कोई एक देश है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ वस्तु हुई, सेवा हुई, पूंजी हुई या फिर बौद्धिक संपदा का बिना किसी प्रतिबंध के, यानी कि बिना किसी रोक टोक के आदान प्रदान होने लगे एक देश से दूसरे देश में, तो इसे वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो समझ आया। जैसे भारत है, तो भारत अमेरिका से, जापान से, कोरिया से, चाइना से, सारे देशों से वस्तु हुई, सेवा, पूंजी, सबका आदान प्रदान कर रहा है। तो ये कौन सा टाइम आ चुका है, वैश्वीकरण का, और यही क्या है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। तो ये इसका आंसर है, नोट डाउन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे सामने, आर्थिक उदारीकरण क्या है। अभी हमने वैश्वीकरण पढ़ा, अब आर्थिक उदारीकरण इसी से संबंधित है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो आर्थिक उदारीकरण क्या है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्थिक उदारीकरण से आशय व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना, नियम कानूनों को सरल बनाना ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके, जिससे दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो सके। देखो, आर्थिक उदारीकरण का मतलब होता है कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसको उदार करना, यानी कि सरल बनाना। जितने भी टैक्सेस का, जो पूरी पॉलिसी मेकिंग का जो भी चीज़ें रहती है कि ये पॉलिसी बनाओ, उसके बाद आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं, आपको ये प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ये प्रतिबंध है व्यापार के लिए, इन चीज़ों का केवल एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कम करना, इन नियमों और कानूनों को कम करना, और जो कानून ज़रूरी है उनको सरल बनाना, उनकी प्रोसेस को सरल बनाना ही क्या है, आर्थिक उदारीकरण है। ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं। जो मैकडोनाल्डीकरण है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ दिए हैं। संसार वैसा ही दिखता है जैसे ताकतवर संस्कृति इसे बताना चाहती है या बनाना चाहती है। इसे ही मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। देखो, सिंपल सा मीनिंग देखो, आज अमेरिका है, आज हम सब लोग अमेरिका का कल्चर कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। हम जीन्स पहनते हैं, हम उनके जैसा खाना खाते हैं, चाइना जैसा चाइनीज़ फूड खाते हैं। तो जो देश हमसे बड़ा है, जो हमारे हमसे ताकत में, पैसों में बड़ा है, उसका दूसरे देशों पर प्रभाव दिखता है, और इसी को संस्कृति के क्षेत्र में, तो इसी को मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या है, कैसे काम करती है, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, यह एक ऐसी निगम है जो एक से अधिक देशों में फैली होती है और जिसका उत्पादन और सेवा सुविधा उस देश के बाहर भी होता है जिसमें यह जन्म लेती है। ऐसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। देखो, आज के टाइम पर जितनी भी मल्टी लेवल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब कहाँ से आई है, दूसरे देश से आई है। तो इन्हीं कंपनी को हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय निगम, क्योंकि ये जहाँ है वहाँ तो सेवाएं देती ही देती है, उसके अलावा दूसरे जो देश है वहाँ पर भी सेवा देती है। इन्हें बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वैश्वीकरण के विरोध में विश्वव्यापी मंच का नाम लिखिए। जो वैश्वीकरण है उसके विरोध में एक मंच बनाया गया है, तो उसका नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम यानी कि WSF है। तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैश्वीकरण की 2 विशेषता लिखिए। जो वैश्वीकरण है उसकी 2 विशेषता बतानी है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं। पहला, वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि आज पूरी दुनिया के जो देश के बाजार है वो एक हो चुके हैं।
दूसरा, वैश्वीकरण से व्यापार के में तेज़ी से विकास होता है। सही बात है। एक टाइम पर जब वैश्वीकरण नहीं था तो भारत में व्यापार उद्योगों की क्या स्थिति थी और आज कितना विकास हो रहा है। तो ये किससे संबंध है? वैश्वीकरण से। तो यही दोनों चीज़ें वैश्वीकरण की विशेषता है। तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताइए। जो वैश्वीकरण हो रहा है तो इसका इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण व्यापार में लगे प्रतिबंधों में कमी आई है, अतः व्यापार में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। आर्थिक वैश्वीकरण की वजह से समृद्धि बढ़ती है तथा खुले बंद के कारण अधिकाधिक जनसंख्या खुशहाल होती है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ कि एक तो व्यापार में जो प्रतिबंध थे वो कम हो गए, व्यापार बढ़ने लगा। दूसरा ये हुआ कि व्यापार बढ़ने लगा तो आर्थिक उन्नति हुई, लोगों में खुशहाली आ रही है, जनसंख्या क्या हो रही है? खुशहाल हो रही है। तो ये आर्थिक प्रभाव हुए। इनको भी नोट डाउन कर लेना। पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, आर्थिक उदारीकरण के दो उद्देश्य लिखिए। जो आर्थिक उदारीकरण हुआ है उसके क्या दो उद्देश्य हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्थिक उदारीकरण के दो उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुले बाजार का निर्माण करना और व्यापार के क्षेत्रों में लगे प्रतिबंधों को कम करना। ठीक है, यही है। सारे क्वेश्चंस का आंसर एक दूसरे से मिलता जुलता है क्योंकि सारे किससे संबंधित है? आर्थिक वैश्वीकरण या आर्थिक उदारीकरण से। तो ये इसका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने जो कि लास्ट होने वाला है हमारा, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वैश्वीकरण का अपने आप में अपरिहार्य कारण प्रौद्योगिकी है। यानी अपरिहार्य का मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य कारण टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी है। आज प्रौद्योगिकी के कारण क्या हो गया है? वैश्वीकरण के प्रवाह यानी कि गति में तेजी आई है। टेलीफोन, टेलीग्राम, माइक्रोचिप, टेलीग्राफ और नवनिर्मित जो भी आविष्कार हो रहे हैं उन्होंने संचार के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। वैश्वीकरण के लिए संचार के साधनों की तरक्की की उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया। छपाई मुद्रण की तकनीक ने तो वैश्वीकरण की गति को और बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण को बढ़ाया है, उसका अस्तित्व लाया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप मैंने आपको पूरी सॉल्यूशन दे दिया है, इससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 से रिलेटेड तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही आपकी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाली है, तो इन सब के सॉल्यूशन को अच्छे से देखते रहिए, ब्लूप्रिंट के आधार से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।